हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस यूपीपीएससी के जो आरओ का टेस्ट सीरीज है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है। इसमें हम लोग जो है इकोनॉमी, है ना, सेंसस और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो वन बाय वन करके इसको स्टार्ट करेंगे। उससे पहले बता दें कि आरओ स्पेशल करंट अफेयर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। करंट अफेयर की जो स्पेशल क्लास अभी आप देख पा रहे हैं, इसको ज्वाइन कीजिए और यहाँ से अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। जो भी जिस तरीके से आयोग का पैटर्न बदला हुआ है, नए पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं, उस हिसाब से एक डीप और आपको स्टैंडर्ड मटेरियल आपको फॉलो करना होगा। तो उसको देखते हुए सब क्लासेस स्टार्ट की गई हैं। तो फटाफट से जुड़ जाइएगा और अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। बढ़ेंगे अपने क्लास की तरफ। पहला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है जो कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और ये एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर आपके लिए टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको सभी के सभी जो आयोग के लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जब तक मैं ऑप्शन रीड कर रहा हूँ साथियों, आप तब तक अपने आंसर टिक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहला कह रहा है कि जहाँ कृषि और उद्योग दोनों का समान महत्व दिया जाता है, ठीक है, कृषि और उद्योग को समान महत्व दिया जाता है, उसको कहा जाता है जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, ठीक है, या इसको कहा जाता है थर्ड क्या है कि जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो भूमंडलीकरण प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जो है भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो। उसके साथ क्या है, ऑप्शन डी देखिएगा, जहाँ आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों को समान भागीदारी हो। इसका सही उत्तर आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, तो जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, उसको क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा। इसका जो श्रेय जाता है वो आप देखेंगे, प्रतिपादन का श्रेय, है ना, जॉन मेनार्ड कीन्स, ठीक है, एक अर्थशास्त्री हैं जॉन मेनार्ड कीन्स, इनको जाता है, ठीक है। और भारत की अर्थव्यवस्था की अगर स्पेशली बात की है तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही आती है, ठीक है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। पहले प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और एक बात और बता दें, पीडीएफ के लिए जो साथी कह रहे हैं, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल जीएस सक्सेस मंत्रा के नाम से होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से बहुत सारी अपडेट और क्लासेस आपको मिल जाती हैं टाइमली, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है कि उत्पादक जो कीमत है सूचकांक, उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है। क्या मापता है, आपको ध्यान से पढ़ना है ऑप्शन को और इसका आंसर देना है। तो उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को मापता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमत है उसमें मामूली परिवर्तन को मापता है। उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में कुल परिवर्तन को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, जो उत्पादक कीमत सूचकांक है वो वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को मापता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि अस्थाई विकास जो होता है वो किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है। मतलब अस्थाई विकास से संबंधित जो इस तरह की पीढ़ीगत घटना है, संवेदनशीलता, किसको लेके ये बात कही गई है। तो प्राकृतिक संसाधनों के, भौतिक संसाधनों के, औद्योगिक संसाधन या सामाजिक संसाधनों को लेके ये बात कही गई है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 3, वो होगा आपका ऑप्शन है, प्राकृतिक संसाधन यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो अस्थाई विकास या धारणीय विकास की बात की जाती है, वो प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में जो अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता है उसको लेके ये बात कही गई है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 4 देखिएगा। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है कि निम्न में से एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती। यानी समावेशित विकास जो है किससे बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती। तो ऑप्शन ए ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आय की उच्च वृद्धि दर, या फिर ग्रामीण विकास, कृषि विकास, कृषकों को पर्याप्त साख। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 4। इसमें जो राष्ट्रीय आय की कुल वृद्धि की बात की जा रही है, नहीं की जा सकती, वो आपका है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आय की जो है ऊंची वृद्धि से, है ना, राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर से जो है समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती। क्योंकि इसके जो डिफरेंट तरीके के आयाम है उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, समावेशित विकास जो है उसके डिफरेंट डायमेंशंस में अगर बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर की उपलब्धता रहती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और उसकी और रोजगार की जो उपलब्धता उसको परिलक्षित होती है। तो इसमें ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा,
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, देखिएगा प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है विकास का जो भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? ऑप्शन है व्यक्ति और राज्य दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 5 का सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी व्यक्ति और राज्य दोनों। यानी भारतीय मॉडल जो है, भारतीय विकास का जो भारतीय मॉडल है साथियों, ध्यान दीजिएगा, वो आपका किस किस पे है? वो मिश्रित अर्थव्यवस्था पे निर्भर है। किस पे? मिश्रित अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। और इस रूप में जो आप देखेंगे, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की भागीदारी सुनिश्चित होता है। तो इस तरीके से जो सार्वजनिक क्षेत्र है वो उसमें आप निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रशासन होता है। तो ये जो क्या करेगा, व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की रक्षा करेगा। क्लियर है यहाँ तक? अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। क्या कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, इसमें क्या करना है, सुमेलित करना है। पहला सूची क्या दिया हुआ है और दूसरा, इसमें क्या क्या जाता है कि दो तरीके के ऑप्शन रहते हैं, इन दोनों ऑप्शंस में आपको लेके मिलान करना रहता है। तो ये कई बार का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 6 ध्यान दीजिएगा। इसमें करना क्या है, जैसे एक तरफ दिया हुआ भिलाई, बोकारो और दुर्गापुर राउरकेला। ऑप्शन सेकंड में जो है आपका किस स्टेट में स्थित है, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे दी हुई है। तो पहला इसमें जो है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। आप इसको यहाँ तक मैच कीजिए, फिर उसके बाद से बताते हैं कि ए से और इसमें ऑप्शन को मिलाने में कौन किससे मिलेगा। ऑप्शन आपको एक बार दिखा दे रहे हैं, जो ऑप्शन है इसका ABCD करके, जो इस तरीके से मैच द फॉलोइंग। और वर्तमान समय में अगर आप देखें तो आयोग का यही ट्रेंड है कि आयोग जो इस तरीके के प्रश्नों को ज़्यादा पूछ रहा है, जिसमें आप देखिएगा कि प्रश्नों को मिलान करना और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना, इस तरीके के प्रश्नों की जो अधिकता इस बार बढ़ चुकी है। तो इस तरीके के प्रश्न ध्यान दीजिएगा। तो इसमें मिलेगा कौन, सबसे पहले देखिएगा इसमें जो सही होगा, भिलाई आपका किससे हो जाएगा, भिलाई आपका छत्तीसगढ़, और बोकारो ये आपका झारखंड हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ जब दुर्गापुर की बात होगी तो दुर्गापुर आपका कहाँ पड़ेगा, ये पश्चिम बंगाल। और डी राउरकेला क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से पहले का फर्स्ट और बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का तीसरा ऑप्शन देखिए किस ऑप्शन में है, वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पहले का पहला ए कट जाएगा, ये भी कट गया। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे देखिएगा सही उत्तर हो जाएगा कि 1, ठीक है, 2 और 4 3। इस तरीके से सही उत्तर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार जो प्रीवियस ईयर में यानी अन्य अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 7 क्या है, प्रश्न संख्या 7 जो कह रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि भारत में तृतीय क्षेत्र जो है, टर्शियरी सेक्टर, इसमें सम्मिलित है। इसमें क्या सम्मिलित है, तो ध्यान दीजिएगा, 3 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है। ठीक, तीनों में कौन सा सही है, इन सारे ऑप्शंस को आपको देखना है, 1 2 3 ऐसे करके हैं। तो तृतीय क्षेत्र के सेक्टर में कौन सा सम्मिलित है, पहले देखिए, कह रहा है व्यापार एवं परिवहन, वित्त एवं वास्तविक जो संपदा है वो, वानिकी और मत्स्यिकी। ठीक है, तो तृतीय क्षेत्र क्या है, तो आप जानते होंगे जो तृतीय क्षेत्र है, तो प्राइमरी क्षेत्र है, द्वितीयक और तृतीयक। तृतीय क्षेत्र जो उसमें सेवा आता है या उद्योग क्षेत्र आता है, उस हिसाब से अगर आप देखें तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, तो देखिएगा इसमें 3 जो है वानिकी मत्स्यिकी तो आपका होगा नहीं, ये तृतीय क्षेत्र में नहीं आएगा, प्राइमरी में आएगा। तो इस हिसाब से पहले तो ऑप्शन काट दीजिए, देखेंगे 2 कट जाएगा, ये डी कट, सी और डी कट जाएगा। बचेगा व्यापार परिवहन, ये भी आपका एक तरह क्या है, सेवा क्षेत्र है। ठीक है, और इसके बाद से ये वित्त एवं वार्षिक जो संपदा है, उस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों हो जाएगा, इसमें 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसमें जो अन्य और भी चीज़ें जिसमें आएंगी, जैसे व्यापार हो गया, होटल हो गया, संचार, बैंकिंग है ना, सार्वजनिक प्रशासन, सुरक्षा, शिक्षा, ये सब सारी चीज़ें क्या आएंगी, आपके तृतीय क्षेत्र में आएंगी। और जो आपका प्राइमरी सेक्टर है वहाँ पे आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें आएंगी। सेकेंडरी में आप जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज़ें आती हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान है। इसमें क्या योगदान है, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके पास है, फटाफट से देखिएगा प्रश्न संख्या 8 का उत्तर क्या होगा। पूछा क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का GDP में जो है सर्वाधिक योगदान रहता है। ये आप वर्तमान में तो आप देखेंगे सेवा क्षेत्र का है, ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। लेकिन इस प्रश्न को जिस समय आप एग्जाम जब आप करें तो इकोनॉमिक सर्वे या बजट में जो भी इस तरह के डेटा है उससे आप इसको अपडेट जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर क्या है, सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा यहाँ पे योगदान है, वो चीज़ें हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। एस्टीमेट जो है ये 21-22 वाला जो
आर्थिक सर्वेक्षण, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन में इसका आंसर होगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? अभी इकोनॉमिक सर्वे की बात हो ही रही थी, तो वही चीज़ है। देखिए, योजना मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय में भी आप ध्यान दीजिएगा, है ना। वित्त मंत्रालय क्या करता है, ये केंद्रीय बजट से एक दिन पहले ये चीज़ें तैयार की जाती हैं। और ये स्पेशली इसमें देखिए वित्त मंत्रालय में तो आर्थिक मामलों का जो विभाग है, कौन सा, ध्यान दीजिएगा, आर्थिक मामलों का जो विभाग है उसके द्वारा ये तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट सीधा सीधा यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है प्रश्न संख्या 10, सेबी अधिनियम पारित हुआ था। सेबी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। ऑप्शन क्या कह रहा है? सीधे सीधे फैक्ट के दो पूछा है, 1956, 62, 92 या 2013। तो ध्यान दीजिएगा, आर में, जो आपका आर एग्जाम है, इसमें जो है कई बार फैक्ट भी पूछा गया सीधे सीधे, और फैक्ट के तौर पे मिलान करने को भी पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या होगा? हमने 4 डेट है आपके पास, कौन सा इसमें सही उत्तर होगा? 10 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1992। ठीक है, इसको जो है 12 अप्रैल, ठीक है, 12 अप्रैल 1992 में, ध्यान दीजिएगा, इसको एक वैधानिक निकाय के तौर पे इसको किया गया था। प्रस्ताव जो केंद्र सरकार के द्वारा ये 1988 में आया था, लेकिन अभी वो इसमें है नहीं ऑप्शन में। 88 उस समय क्या प्रस्ताव आया था, पारित कब हुआ था इसके अनुसार? 92 में ये चीज़ें हुई थी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं, इसके बारे में एक दो पॉइंट और ध्यान रखिएगा। सेबी का इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय जो है आपका मुंबई में स्थित है। कहाँ पर? मुंबई में स्थित है इसका मुख्यालय। बाकी इसका अलग अलग क्षेत्रीय कार्यालय है। और ये जो क्या करता है, बेसिकली आप देखेंगे, ये एक गैर सांविधिक जो संस्था है, और ये क्या करता है, शेयर बाजार से संबंधित चीजों को रिलेट करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 11, कह रहा भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? तो भारत में बेसिकली पूछ रहा है टैक्सेशन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो चार्ल्स वुड, लॉर्ड मैकाले कह लीजिए, उसके बाद से जेम्स विल्सन, है ना, विलियम जोन्स। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन जो है सी, जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन ने जो है 1860 में, कब? 1860 में ये पहला बजट पेश किया था, और उसी टाइम से जो है इस पर आमदनी कर की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 12, कह रहा है जीएसटी किस तरह का कर है, यानी जीएसटी आपका किस तरीके का टैक्स है? तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रत्यक्ष कर, है ना, या फिर कह रहा है अप्रत्यक्ष कर, वस्तु एवं सेवाओं के प्रकार पर निर्भर करता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा? ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष कर। यानी जीएसटी जो है आपका किस तरीके का एक अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी, ये ध्यान रखिएगा। इसमें जो अन्य इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अन्य जो चीज़ें हैं जैसे जीएसटी से संबंधित ध्यान रखिएगा। पहला चीज़ किसमें क्या पूछा जाता है कि ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये 101वां संविधान संशोधन था, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ ये जो है वन नेशन वन टैक्स के नारे के साथ इसको पेश किया गया था। और ये क्या है, अप्रत्यक्ष कर में सुधार की बात करता है। ठीक है, और इसके साथ साथ इसमें जो जीएसटी में है, आप एक टैक्स ध्यान रखिएगा, वैट जो टैक्स है, तो इसको भी क्या कर दिया गया था, जीएसटी में सम्मिलित कर दिया गया था। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, मिलान करने वाला, ध्यान दीजिएगा। इस तरीके प्रश्न पंचवर्षीय योजना और उसका विकास मॉडल प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ तक दिया हुआ है। इससे ये समझ में आना चाहिए कि जो आपके पंचवर्षीय मॉडल है, उन सारे मॉडल्स को आपको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। किस किस मॉडल में क्या टारगेट रखा गया है, कितने परसेंट का, या फिर पॉजिटिव रहा, नेगेटिव रहा, वो सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। प्रथम जो है ध्यान दीजिएगा, प्रथम क्या है, प्रथम मॉडल आप देखिए इधर क्या दिया, एस चक्रवर्ती मॉडल, हैरोल्ड डोमर मॉडल, अशोक रुद्र मॉडल, महालनोबिस मॉडल। तो आपका जो पहला क्या होगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना मॉडल को क्या कहा गया था? हैरोल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, पहले का दूसरा होगा। द्वितीय वाले को क्या कहा गया था? महालनोबिस मॉडल, यानी दूसरे का चौथा। ए का दूसरा और बी का चौथा पहले देखिए, उसके साथ अगर ऑप्शन एलिमिनेट होता है, ए का दूसरा, बी का चौथा, तो आपका सिर्फ आपका ये देखिए 2 ऑप्शन बचा। तीसरा देखिएगा क्या कह रहा है, तृतीय जो है, तृतीय में आप देखेंगे, तृतीय कौन सा? एस चक्रवर्ती मॉडल, ये आपको कौन सा होगा? एस चक्रवर्ती मॉडल। और चतुर्थ जो है आपका अशोक रुद्र मॉडल, यानी सी का पहला और डी का तीसरा। तो आपका इस तरीके से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला बनेगा, ये सही उत्तर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों में आपको ध्यान रखना है कि जो आपके ये रहे, इसमें प्रथम का आपका क्या होगा?
डोमर मॉडल, द्वितीय महानलोबिश और तृतीय की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एस चक्रवर्ती और चतुर्थ जो है अशोक रुद्र मॉडल। तो ये कुछ प्रमुख मॉडल हैं जो आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम्स के लिए। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एडीपी नीति आयोग ने कब शुरू किया था। इस पे मेंस में भी प्रश्न आ चुका है, यूपीपीसीएस के मेंस में भी प्रश्न इस पे आ चुका है, ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण रहेगा। जनवरी 2016, 17, 18 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 14। आकांक्षी जिला इसको कार्यक्रम या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इसकी शुरुआत जो है आपको देखेंगे नीति आयोग के द्वारा वर्ष जनवरी 2018 में की गई थी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रोग्राम है जिसके द्वारा जो है जिला के जो कार्यक्रम है अन्य लेवल पे उसको बढ़ावा दिया जा रहा है और इसमें बहुत सारी रैंकिंग जारी की जाती है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 2018। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रश्न संख्या 15। इसमें क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा है नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है। तो नाबार्ड, देखिए प्रश्न कई तरीके से पूछे जा सकते हैं। कई बार तो नाबार्ड का जो स्टेब्लिशिंग ईयर है वो पूछ लेता है ईयर, इसके साथ 2-4 और एजेंसी का नाम दे देता है और उसकी स्टेब्लिशिंग ईयर को मैच करने के लिए पूछ लेता है। जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम हो गया, यहाँ पे नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करने के लिए पूछ लेता है। लेकिन यहाँ पे क्या प्रश्न सिंपल सा है कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ऑप्शन नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई या जयपुर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नाबार्ड का जो आपका मुख्यालय प्रश्न संख्या 15, ये आपको हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई। ठीक है, क्या हो जाएगा, मुंबई। नाबार्ड की अगर आप बात करें तो इसकी जो स्थापना है ना, ये आपकी 1982 में 1982 में होता है। और उस समय जो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो छठी पंचवर्षीय योजना चल रही थी उस समय 80 से 85 के बीच में। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है एग्जाम्स के लिए, क्योंकि कई बार ये पूछ लेता है कि ये जो स्कीम है या फिर जो संस्था है वो किस पंचवर्षीय योजना में है। तो ये भी ध्यान रखना आपको, छठवीं में है और ये 1982 में है। इसका मुख्यालय मुंबई सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। देखिए अगला ही प्रश्न आपका इसी तरीके का आ गया फिर से। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। नाबार्ड की स्थापना, स्वयं सहायता समूह बैंकिंग लीकेज कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्ड योजना और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। तो इसका आपको अरेंज करना, आप एक बार फिर से इसको जूम आउट कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। आप ये 4 में किसको अरेंज करेंगे, कौन सा ऑप्शन सेट करेंगे, फिर मैं इसका आपको आंसर बता रहा हूँ किस तरीके से ये अरेंज होगा। पहले तो इसमें आपका डेट पता होना चाहिए, तभी जाके इसमें आप अरेंज कर पाएंगे। आइए देखें, बताते इसका कौन सा क्या है। तो देखिएगा, नाबार्ड की स्थापना भी हमने आपको बताया कब, 1982, 82 का है ये, है ना। स्वयं सहायता जो लिंकेज प्रोग्राम है आपका ये 1992 का है। उसके बाद से आपका एक अगला है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। ये आपका किसान क्रेडिट कार्ड योजना आपका कब है, 1998 का है, लगभग 1998 का ही है ना। उसके बाद से और क्या बचा आपका, किसान क्रेडिट हो गया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना देखिए, ये आपका 1975 का है। कब का, 1975। तो सबसे पहले आपको 1975 आएगा, यानी 4 आएगा। 4 के बाद से आपका क्या आएगा, 4 के बाद से आपका पहला आएगा, 1 आएगा, 4-1, ठीक है, 4-1, 4-1 आएगा, है ना। 4-1 देखिए किस में है, तो 4 के साथ ये स्टार्ट हो, ये कट जाएगा, तो आपका ये पहला ए सही उत्तर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका हमने बताया नाबार्ड 1982। ये लिंकेज प्रोग्राम वाला आपका जो है, लिंकेज प्रोग्राम वाला आपका है 1992, किसान क्रेडिट 98 और ये 1975। इस तरीके से आपको इस सारी बातों का ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, सीधे सीधे फिर पूछा हुआ है, प्रश्न संख्या 17 क्या है। प्रश्न संख्या 17 क्या है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर या नई दिल्ली। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 17। प्रश्न संख्या 17, इसका जो है मुख्यालय आपका कहाँ पर है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, इसका जो है ऑप्शन बी लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में ये स्थित है। इसकी स्थापना जो है सिडबी आप देखिएगा कब है, इसकी स्थापना जो है 2 अप्रैल 1990 को संसद के एक अधिनियम के तहत इसको की गई थी। खासकर एमएसएमई फील्ड के लिए इस पे फोकस करने के लिए चीज़ हुआ था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है, मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है। किस मामले में, तो वित्तीय मामलों में। ऑप्शन नाबार्ड, एसबीआई, आरबीआई या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इस मामले में कौन है, आरबीआई, जो आपका सेंट्रल बैंक है ना, रिजर्व बैंक। ये जो है इस मामले में क्या करता है, सलाहकार बोर्ड है। और ध्यान दीजिएगा, आरबीआई की अगर बात करें तो आरबीआई की स्थापना जो है बैंक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 जो अधिनियम उसके अनुसार, प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल
1935 को की गई थी, तो इसमें कन्फ्यूज़ ना होइएगा। ये जो 35 है, 35 में स्थापना की गई 1 अप्रैल 1935 में, और जो अधिनियम था वो 1934 का अधिनियम था, ठीक है? और ये सारा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, कह रहा है नरसिम्हन समिति का संबंध है। इस तरीके से जो भी कमेटी है, कई बार उनके रिकमेंडेशन को पूछ लेता है, उनके क्या-क्या सुधार रहे हैं या फिर वो किससे संबंधित रहे हैं, ये भी डायरेक्ट पूछ लेता है। समिति में कई बार जो है समिति का नाम देके किसकी अध्यक्षता में ये समिति थी, ये भी पूछ लेता है। ईयर देके आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लेगा। तो ये सब सारे एस्पेक्ट्स हैं कि आप जब क्वेश्चन को पढ़ें, तो इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स को आप ध्यान में रखिए, ताकि आपका प्रश्न जो है वो गलत ना होने पाए, ठीक है? तो इसमें कह रहा है नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन एक बार देखिए, उच्च शिक्षा सुधार से, कर रचना, बैंकिंग रचना सुधार से, या नियोजन क्रियान्वयन सुधार से। तो नरसिम्हन समिति की अगर हम बात करेंगे, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये जो नरसिम्हन समिति है, बैंकिंग संरचना सुधार, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ये जो है अगस्त 1991 में जो तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वित्तीय क्षेत्र के जो सुधार थे, उसके लिए इसको स्टार्ट किया था। ठीक है? इसके बाद से एक और ये नरसिम्हन कमेटी की सेकंड रिपोर्ट आती है, मतलब कमेटी बनती है, वो आपका बनता है 1998 में, ठीक है? 1998 में ये बनता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 2 रिपोर्ट है, नरसिम्हन पहली 91 और ये 98। ये संबंधित किससे? बैंकिंग संरचना से रिलेटेड है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, मौद्रिक नीति है, ठीक है? तो मौद्रिक नीति क्या है? ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है राजकोषीय नीति के विपरीत राजकोषीय नीति का पूरक, मंदी के दौरान जो अधिक प्रभावी और प्रभावी मांग को नियंत्रण करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय। तो 20 का जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा कि मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? तो आप ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रभावी मांग को नियंत्रित करने, तो ये क्या है? प्रत्यक्ष तरीके का एक उपाय है। यानी आप देखेंगे मुद्रा की तरलता या फिर उसकी जो अनुपात है उसको सही करने के लिए इसमें क्या प्रभावी बनाता है? तो ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जो है भारतीय रिजर्व बैंक इस इन सब सारी चीज़ों को मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, इसमें नहीं पूछा हुआ है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन-सा राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है? 4 ऑप्शन है, इसमें से 3 इसका यानी उद्देश्य होगा, चौथा नहीं होगा कोई। ऑप्शन ए वित्तीय सहायता प्रदान करना, ठीक है? दूसरा कह रहा है बागवानी क्षेत्र में ऊँची समृद्धि प्राप्त करना, शस्योत्तर व्यवस्था, ठीक है, करना, यानी पोस्ट हार्वेस्ट जो मैनेजमेंट है, और मानव संसाधन विकास। तो प्रश्न संख्या आपका क्या है? 21, ठीक है? इसमें जो क्या कह रहा है कि बागवानी मिशन का इसमें जो उद्देश्य नहीं है, तो आप ध्यान दीजिएगा, जो ऑप्शन ए है वित्तीय सहायता प्राप्त करना, ये आपका क्या है? इसका लक्ष्य नहीं है। ये जो है आपका राष्ट्रीय बागवानी मिशन, इसकी शुरुआत जो है ना? 2005-6 के आसपास होती है, और ये 10वीं क्या है? 10वीं जो आपकी पंचवर्षीय योजना है, उसके कार्यकाल में से शुरू हुआ, और इस योजना का उद्देश्य जो है क्या-क्या है? तो इसमें जो 3 आपके नीचे के BC पॉइंट है 3, ये सारे के सारे इसके उद्देश्य हैं। बाकी इसमें पहला जो है, ये आपका उद्देश्य नहीं होगा, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य नहीं है, ठीक है? आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कह रहा प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पाद अपने निर्यात से देश के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है? कोई एक कृषि उत्पाद है जो निर्यात से देश के लिए क्या करता है? सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है। ऑप्शन है आपके पास क्या होगा? बासमती चावल, कच्ची कपास, या चाय। तो इसमें देखेंगे भारत के पर्सपेक्टिव में कौन सा इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा? तो ऑप्शन बी, यानी बासमती चावल। बासमती चावल जो है भारत से सबसे ज़्यादा निर्यातित होता है, दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है? दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर इसमें टॉप पे देखें, तो उसमें एक रहता है समुद्री उत्पाद। ये जो सबसे ज़्यादा निर्यातित होते हैं भारत से, उसके बाद से बासमती चावल आता है, फिर उसके बाद से आपका जो आता है मसाले आते हैं मसाले, उसके बाद से बफेलो मीट, ये सब सारी चीज़ों का एक क्रम है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बासमती चावल। आगे बढ़िएगा, लिखिएगा अगला प्रश्न, 23 नंबर, किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई थी। अभी ऊपर जो एक प्रश्न आया था, उस प्रश्न में हमने आपको बताया था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो सेट करना था, उसमें हमने आपको उसका ईयर बताया था। ऑप्शन देख के बताइए कौन सा इसमें सही उत्तर होगा? तो 1998, 99, 99 से 2000, 2001 और 2001-2। तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 23, जो आपकी 1998, हमने क्या बताया था अभी? 1998 बताया था, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना, कई बार ये पूछा जा चुका है, अलग-अलग तरीके से प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा। इसका ईयर आप याद रखिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 24,
विदेश जो विशेष कृषि एवं ग्राम जो उद्योग योजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 24 उद्देश्य की अगर बात करें तो ऑप्शन दिया हुआ है कि कृषि निर्यात का संवर्धन, खाद्य फसलों की उत्पादकता को बढ़ावा देना, तिलहन की खेती को बढ़ावा देना, या डी दलहन की खेती का संवर्धन करना। तो जो विशेष कृषि ग्राम उद्योग योजना उसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 24 इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा साथ ही ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए कृषि निर्यात का संवर्धन करना। ठीक है, कृषि निर्यात का संवर्धन करना या बढ़ावा देना इसका मुख्य लक्ष्य है। और ये डिफरेंट तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट पे ये काम करता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? भारतीय कृषि की अगर निम्न उत्पादकता की बात की जाए, तो क्या इसमें से कारण नहीं है? पहला कह रहा है जनसंख्या का दबाव, प्रचंड बेरोजगारी, सहकारी कृषि और भू-जोत का छोटा आकार। तो इसमें से अगर हम बात करें तो भारत की कृषि में निम्न उत्पादकता के बाकी 3 तो कारण है। एक जो इसमें कारण नहीं होगा वो कौन सा कारण है? तो आप ध्यान दीजिएगा, 6 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सहकारी जो कृषि है इसका 25 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी है सहकारी कृषि है निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, लेकिन बाकी अन्य 3 अगर देखें तो भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारण बनते हैं, यानी जनसंख्या का दबाव, प्रचंड बेरोजगारी और भू जोत का छोटा आकार, यानी जो कृषि के लिए छोटे-छोटे ये चीज़ें हैं आपके पैमाने खेत के, वो सारे डिपेंड करते हैं। तो इस तरीके से प्रश्न को रिवर्स करके भी समझिए कि इसमें क्या-क्या पॉइंट आपसे पूछा गया और क्या नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सहकारी समिति इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 26 क्या कह रहा है? एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक का जोत है उसको जाना जाता है किस कैटेगरी में? सीमांत किसान, बड़ा कृषक, मध्यम या लघु? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 26 जो इस रेंज का किसान है जिसके पास जो है ध्यान दीजिएगा 1 से 2 हेक्टेयर की भूमि है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाएगा लघु किसान। क्या कहा जाता है? लघु किसान। लघु किसान कहा जाता है 1 से 2 हेक्टेयर वाले को, और उसमें अलग-अलग कैटेगरी, इसमें किस-किस कैटेगरी से ये लोग अलग-अलग, इसमें सीमांत जैसे किसान की अगर हम बात करें तो लगभग 1 हेक्टेयर 2.5 एकड़ का जो ज़मीन है उससे कम क्षेत्रफल वाले को सीमांत किसान कहा जाता है ना? और जो अलग-अलग उससे ज़्यादा जिनके पास है उस तरह से बड़े किसान, ये सब सारे इसको आप इसमें देख लीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि भारत के राज्य में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों में अग्रणी उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश किन-किन मामलों में टॉप पर है? देखिए, गेहूँ, आलू, मूँगफली, गेहूँ, आलू, गन्ना, आलू है, कपास है, गन्ना, आलू, गन्ना, धान। तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश आपका किस-किस चीज़ में टॉप पर है? तो आपका उत्तर प्रदेश पहले तो गेहूँ पे टॉप पर है, उसके साथ-साथ जौ में है, गन्ना में है, ठीक है ना? आलू और दाल। तो इस हिसाब से अगर ऑप्शन आप देखेंगे तो आपका सही उत्तर कौन-सा बैठेगा? सही उत्तर बैठेगा आपका ऑप्शन बी गेहूँ, आलू, गन्ना। इसके साथ-साथ जौ भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दाल के उत्पादन में इसका स्थान भी इस तरीके से प्रथम रहता है। तो आपका ऑप्शन बी फसलों के हिसाब से आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 28। 28 क्या कह रहा है? कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा सुमेलित नहीं है? फसल दिया हुआ है, देश दिया हुआ है। रबड़ कह रहा है थाईलैंड, कहवा मंगोलिया, जैतून स्पेस, गन्ना ब्राज़ील। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 28, इसमें जो है ऑप्शन बी जो है रिलेटेड नहीं है, कहवा जो है आपका मंगोलिया दे रहा है, ये आपका गलत है। रबड़ की बात करें थाईलैंड सही है, जैतून स्पेन सही है और ब्राज़ील गन्ना सही है। तो आपका कहवा की अगर हम बात करेंगे साथियों ध्यान दीजिएगा, कहवा जो है इसका सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? इसका सबसे उत्पादक देश भी क्या है? ब्राज़ील है। कौन-सा है? ब्राज़ील है, ठीक? तो बी ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पर? गलत है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिएगा, नाइजर। नाइजर जो राम तिल है कि ये फसल एक तेल की फसल है, इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो ऑप्शन देखिए परसेंटेज के हिसाब से फटाफट से देखिए कौन-सा ऑप्शन होगा, इसके बीज में कितना तेल पाया जाता है? तो प्रश्न संख्या 29 है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 37 से 47% क्या होता है इसमें पाया जाता है। ये तिलहन की एक छोटी फसल है, इसको ध्यान रखना है, इसमें कितना तेल पाया जाता है ये आपके सामने क्लियर है। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है? प्रश्न संख्या 30 इसमें क्या कह रहा है? फटाफट देखिए, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 47, 48, 50 या 56? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो की गई थी औद्योगिक नीति नीति की घोषणा, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो की गई थी, ये आपकी की गई थी सन 1948 में। बी जो आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ तक ध्यान दीजिएगा, आपका टॉप 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न हो चुके हैं। क्लियर है यहाँ तक?
और उसके साथ-साथ बता दें करंट अफेयर की क्लासेस आ गई हैं, है ना? दिसंबर और उसके पहले सारी क्लासेस तैयार हो रही हैं। क्रॉनिकल मैगज़ीन का आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चल ही रहा है, तो सारी चीज़ें आप एक बार ज़रूर जाकर विज़िट कीजिए चैनल के उस पे प्लेलिस्ट पे देखिए, वहाँ पे करंट अफेयर, आर-ओ-आर स्पेशल बहुत सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल है, वो जॉइन कीजिए। और पीडीएफ नोट्स के लिए मैं फिर से बता दूँ कि टेलीग्राम चैनल जीएस सक्सेस मंत्रा के नाम से उसको जॉइन कर लीजिएगा। संख्या 31 क्या कह रहा है देखिए 31 नंबर कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब भी इस तरीके कोई संस्था वाला पूछा जाता है तो खास करके आर-ओ में आप देखेंगे, इससे जो है 3 से 4 प्रश्न अगर पूरा पेपर का एनालिसिस आप करें तो संस्था खास कर उत्तर प्रदेश से स्पेशल से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन आपके पास प्रयागराज, मेरठ, लखनऊ या गोरखपुर। सही उत्तर बताइएगा कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, है ना? ऑप्शन सी, ठीक है? लखनऊ। लखनऊ में जो है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है और इसकी स्थापना जो है ये भी याद रखिएगा 1900 है ना 52 में 1952 में इसकी स्थापना होती है। और इसके साथ-साथ 1-2 पॉइंट और जो मैं आपको बता दूँ, उसको थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। जैसे कि पूछा जाता है, ये तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो गया, ठीक है? तो एक ध्यान रखिएगा जैसे कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान, ठीक है? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, ये आपका पूछा जाता है, तो ये जो आपका कहाँ पर है? चेन्नई में, कहाँ पे? चेन्नई में चमड़ा अनुसंधान संस्थान। और एक और ध्यान दीजिएगा, गन्ना प्रजनन संस्थान, गन्ना जो है प्रजनन संस्थान की अगर हम बात करें, ध्यान से सुनिएगा, प्रजनन संस्थान ये कोयंबटूर में है, कहाँ पर है? कोयंबटूर में है। ठीक, इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूँ, ठीक है? केंद्रीय जूट, ठीक है? केंद्रीय जूट अनुसंधान जो है प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहाँ है? वर्धमान में, कहाँ है? बर्धमान में। तो ये 3-4 पॉइंट अन्य जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये सब याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न 32 नंबर, कह रहा है कि ब्रिटिश भारत के इतिहास में पहली जनगणना किस वायसराय के काल में संपन्न हुई? तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, एक तो पूछता है पहली जनगणना और ये पूछता है रेगुलर जनगणना, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन देखिएगा इसका क्या-क्या दिया है, कह रहा है कि लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों प्रश्न संख्या 32 का, यहाँ पे सी, लॉर्ड मेयो। अब यहाँ पे मैं प्रश्न क्यों आपसे कह रहा था पहली जनगणना, तो देखिएगा जो पहली जनगणना है ये लॉर्ड मेयो के टाइम पे स्टार्ट होती है, ठीक है? जो लगभग ये 1800 कब 72 के आसपास की बात है, ठीक है? इसके कार्यकाल में संपन्न होता है और उसके बाद से 10 वर्ष के बाद जो है रेगुलर अगर जनगणना के नियमित जनगणना अगर कहिए, नियमित जनगणना, तो इसके 10 साल बाद लगभग 1881 में आप देखेंगे तो लॉर्ड रिपन के समय में स्टार्ट होती है। तो वो वाला ना यहाँ पे नहीं होगा। 1881 में जो स्टार्ट होती है, उसमें कन्फ्यूज़न बहुत सारे बच्चों को रहता है। स्टूडेंट्स को देखिएगा तो लॉर्ड रिपन जो है यहाँ पे क्या करें 1881 में ये नियमित जनगणना स्टार्ट कराएंगे, लेकिन पहली बार जब जनगणना पूछेगा तो लॉर्ड मेयो आपका सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न जो है 33 नंबर स्टेटमेंट वाला, ध्यान से पढ़िएगा। जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है? पहला कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 16वीं जनगणना है। दूसरा कह रहा है स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना है। तीसरा कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना 21वीं सदी की दूसरी जनगणना है। उपयुक्त में से कौन-सा से कथन सही है, वो आपको बताना है, ठीक है? ये आपको बताना है कौन-सा इसमें सही होगा, ठीक है? ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन कह रहा है कि केवल 1 और 2, 2-3, 1-2-3 या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा फटाफट से एक बार देख के बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो आपका ये पहला स्टेटमेंट है, ये आपका गलत है। यहाँ पे ये 16वीं नहीं, ये 15वीं जनगणना है। अगर हम बात करें, इसको काउंट करें 1872 से, तो ये जो है कौन-सी जनगणना होगी? 15वीं जनगणना होगी। पहला गलत हो गया, तो पहला जैसे गलत होगा आपका, ठीक है? तो स्टेटमेंट आपका ना ये कटेगा, ठीक है? और उसके बाद से बचेगा आपका सेकंड सही और ये थर्ड वाला सही है। यानी अगर आप ध्यान से देखें, तो स्वतंत्र भारत की 7वीं जो जनगणना है, ये 11 वाली तो है, लेकिन ये 15वीं जनगणना है, ठीक है? और इसके बाद से 21वीं सदी की दूसरी जनगणना है। इस तरह के नए पैटर्न पे ये क्वेश्चन क्यों इस तरह बनाया जा रहा है? अभी अपडेटेड जो आप देखेंगे यूपी पीसीएस का पैटर्न रहा है, तो इसी तरीके का प्रश्न अब देखने का आपको मिलेगा ज़्यादातर। तो कोशिश ये रहेगी कि इस तरीके के जो प्रश्नों का एक समावेश है, इस तरीके से बैलेंस अप्रोच में रहे, ताकि देखिएगा अगर पूरा पेपर को देखेंगे तो एक लिमिटेड नंबर में आपको ऑनलाइनर कुछ जगह दिखेंगे, ठीक है? 2 स्टेटमेंट वाले भी दिखेंगे, 3 स्टेटमेंट वाले भी प्रश्न दिखेंगे। तो उसी पैटर्न पे देखिएगा, जहाँ-जहाँ जिस तरह के प्रश्न हैं, उस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के प्रश्नों को आप अब करने की आदत डाल लीजिए, ठीक है? तो आपके लिए ये सारी चीज़ें इस तरीके से अपडेटेड पैटर्न पर मिल रहे हैं। इसका उत्तर क्या हमने बताया? सेकंड और थर्ड बताया है।
आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है फिर से ही सूची वाला है। इस तरह का प्रश्न अब पूछे जा रहा है आयोग के नए पैटर्न में। वर्ष दिया हुआ है और दशकीय वृद्धि दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, कह रहा है 1991, सॉरी 11, 1951, 1981 और 2000 इधर दिया हुआ है, और 10 की वृद्धि जो दिया हुआ है अलग अलग दिया हुआ है। इसको आपको मैच करना है, तो फटाफट से एक बार ध्यान से देखिएगा इसमें कौन कौन सा किससे मैच होगा, है ना। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, नीचे देखिए ABCD कौन किससे सुमिलित है ना। आप फटाफट से एक बार ध्यान से देखिए कौन किससे सुमिलित होगा, फिर मैं इसका आपका उत्तर इसको मैं बता रहा हूँ। तो देखिएगा 1911 वाला जो है, यहाँ पे इस वाले स्टेटमेंट में देखिएगा 1911 का सीधे सीधा आपका 5.75% है। जो 51 में बढ़ के जो 1951 में बढ़ के कितना होता है, 13.31 यानी ए भी सही सुमिलित है, ए का 1 और बी का 2, ए का 1 बी का 2 अगर आप देखेंगे तो पहले स्टेटमेंट है 3 4 इसका स्टेटमेंट बनेगा, 3 वाला भी सीधा सुमिलित और 4 वाला भी। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न जब कई बार ऑप्शन में रहते हैं तो आपको देख के लगाना है। कई बार होता है जब सही आंसर तक हम पहुँचते हैं तो क्लियर नहीं कर पाते हैं, ABCD जो अगर दिया रहता है कि 1 2 3 4 ही है, लेकिन इस तरह का ऑप्शन भी सेट रहते हैं आयोग के पैटर्न के हिसाब से देखें तो, है ना। तो यहाँ पे वही है, इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, ऑप्शन 1 2 3 4। यानी अगर हम बात करें तो ये चारों के चारों अपने आप में क्या है, सीधे सीधे इसका सुमेलन होगा। तो 10 की वृद्धि पर थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, खासकर 11 वाला और 81 वाला ध्यान रखिएगा, है ना। 17.7 ये आपका 11 का हो जा रहा है, बाकी हाँ यहाँ पे आप हमने आपको बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। देखिएगा अब अगला प्रश्न 35 नंबर, सीधे सीधे पूछा है कि जनगणना 2000 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, तो इस तरह का फैक्ट सीधे सीधे पूछा है, जनसंख्या घनत्व भारत में अगर हम बात करेंगे, ऑप्शन देखिए 390, 380, 382, 325। ठीक है, 325। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, है ना। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन सी 382। जो यहाँ पे देखिएगा भारत का जनसंख्या घनत्व पूछा है ना, 11 के जनगणना के अनुसार 382 क्या है यहाँ पे जनघनत्व है। देखिएगा 1 2 पॉइंट मैं आपको बताऊं, जैसे कि जनसंख्या घनत्व, ठीक है, पहला, है ना। उसके बाद से लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, है ना। शिशु जो लिंगानुपात है और प्लस लिंगानुपात, ये सब 3 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे आप देखिएगा भारत का भी और जिस स्टेट का इस्तेमाल यूपी है तो यूपी का भी, इस तरह के सारे इस पे डेटा पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन कौन से क्रम बन रहे हैं, है ना। कौन कौन से पहले स्थान पे, कौन दूसरे स्थान पे, कितना कितना है, किस जिले का है, ये डेटा आप एक जगह कोशिश कीजिएगा कलेक्ट कर लीजिएगा, है ना। टेलीग्राम साथ जुड़िएगा, वहाँ पे हम कोशिश करके बहुत जल्दी आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे, जहाँ पे एक जगह शॉर्ट नोट्स में सारे के सारे डेटा आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए उसी तरीके का भी जो प्रश्न का है, तो उसी तरीके का ये प्रश्न है। कह रहा 36 नंबर में क्या, शीर्ष 3 लिंगानुपात वाले राज्यों का सही क्रम, आरोही क्रम आपको बताना है। अब देखिए, पहली चीज़ तो आपको लिंगानुपात पता होनी चाहिए, ठीक है। लिंगानुपात अब इसमें जो पूछ रहा है, राज्यों का क्रम पूछ रहा है। यही पैटर्न है जो आपसे अब आयोग डिमांड कर रहा है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो मैं आपको बार-बार कर रहा हूँ, अब जो उस तरीके के प्रश्न आप कर रहे हैं, उससे थोड़ा-सा बाहर आइए और इस तरह के प्रश्नों को करने की आदत डालिए, तभी जाके आप जो है वर्तमान जो कॉम्पिटिशन है इसमें आप बीट करके अपनी सिलेक्शन ले पाएँगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो है क्या है, ऑप्शन देख लीजिएगा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल है, या फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन देखिए आप एक बार फटाफट से कौन सा सही बैठ रहा है, फिर मैं आपको सही उत्तर बताता हूँ। तो सिर्फ 3 लिंगानुपात में साथी ध्यान दीजिएगा, 36 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन ए आप यहाँ पे सही होगा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। इसमें अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो 933, ठीक है, 933 आंध्र प्रदेश का है। तमिलनाडु की अगर बात कीजिएगा, तमिलनाडु की, तो देखिएगा तमिलनाडु का आपका कितना हो जाएगा, 996। और केरल की अगर आप बात करेंगे तो केरल का देखिएगा लगभग 1084 यानी 1084 आपका यहाँ पे हो जाएगा। सबसे ज़्यादा केरल का होगा, तो इस हिसाब से अगर आपको पता होता, ठीक है, तो ऑप्शन कट करते हैं तो केरल के हिसाब से ये कट जाता, ये 2 कट जाता, बाकी ये दोनों में कन्फ्यूजन होता। तो इस तरह के डेटा हैं, एक बार ओवरव्यू दिए रहेंगे कि टॉप 3, टॉप 5 कौन-कौन से राज्य हैं, तब जाके आप तक इस तरह के प्रश्नों को आप कर पाएँगे। अगला प्रश्न देखिएगा इसी तरीके से फिर से है, वो किस किस पे है कि जनगणना वाले शीर्ष केंद्र शासित प्रदेशों को बात कर रहा है, उसका आरोही क्रम आपसे पूछ रहा है। हाँ, कौन-कौन सा है? ऑप्शन में रीड कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, लक्षद्वीप है ना? दमन दीव, पुडुचेरी, चंडीगढ़ और दिल्ली। ठीक है? ये मतलब इसी तरीके से इसमें सारा ऑप्शन एक बार आप ध्यान से देखिए, ABCD में कौन-सा होगा, क्या आप सेट कर पा रहे हैं इसमें, है ना? फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। ठीक है? प्रश्न संख्या जो आपका 37 ध्यान दीजिएगा, उसको देखिए ABCD में कौन-सा आपका सेट होगा। आरोही क्रम पूछ रहा है, केंद्र शासित जनघनत्व के मामले में ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है। ऊपर वाला लिंगानुपात पे था, ये जनघनत्व के बारे में पूछ रहा है। ठीक है? तो इसका भी अगर आप उत्तर देखें तो जनघनत्व के मामले में अगर सबसे जो क्रम बैठ रहा है, ऑप्शन ए आपके यहाँ पे सही बैठेगा, है ना? लक्षद्वीप, दमन दीव, पुडुचेरी, चंडीगढ़ और दिल्ली। इस तरीके के या जो क्रम, यही क्रम आपका जो है 2011 की जनगणना के अनुसार
2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों का यही क्रम जो है आपका सही बैठेगा। ठीक है, जनघनत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसमें जो जो जनघनत्व आपका दिल्ली में है, उससे थोड़ा-सा अगर हम कम आएँगे तो देखेंगे कहाँ पर आपका है, ठीक है? उससे थोड़ा-सा कम आएँगे तो कहाँ आपको मिलेगा देखने को, ये मिलेगा आपको चंडीगढ़ में, फिर पुदुचेरी, इस तरीके से क्रम है, ध्यान रखिएगा। लास्ट का आप जैसे इसमें टॉप 3 भी याद रख सकते हैं, 5 इसमें दिया था, लेकिन टॉप 3 भी याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न फिर से इसी तरीके से क्रम वाला है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्यों का सही अवरोही क्रम, ठीक है? तो अब आपको उसमें ज़रूर 2-3 4 स्टेट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की बात कर रहा है, तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए उत्तर प्रदेश, आपको डी उत्तर प्रदेश आपको किसमें पहले पे दिख रहा है। तो अगर आप देखें सीधे-सीधे बी आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक है? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है राज्यों का सही क्रम, यहाँ पे एक ऑप्शन से आपका काम चल जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे जो प्रतिशतता है उत्तर प्रदेश में, तो ध्यान रखिएगा लगभग-लगभग वही 18.63% के आसपास है। बिहार की अगर बात कीजिएगा तो 11.07, पश्चिम बंगाल में अगर आप देखें, तो ये आपका यहाँ पे कितना पड़ेगा, यहाँ पे हो जाता है आपका लगभग 7.46%, और महाराष्ट्र में अगर आप देखिएगा, तो लगभग 7.4% है, कितना 7.4%। तो पहले ही मैंने बता दिया, तो उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा, इस हिसाब से आपका ऑप्शन मिल जाता है, बी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? एक बार और साथ ही बता दें कि जो साथी यहाँ पर नए हैं वो फटाफट इस चैनल से जुड़ जाएगा, बहुत जल्दी क्रिया आर ओ स्पेशल, ठीक है? पूरा इस पे काम चल रहा है, पैटर्न पर नए आपके टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे ना। और उसमें हमने एक ही चीज़ कर रखा है, टेलीग्राम पे सारे टेस्ट सीरीज जो आप यहाँ पे से लगा रहे हैं, इस तरह से लगा ही सकते हैं, क्विज फॉर्म में मिलेगा। करंट अफेयर पे कंप्लीट काम चल रहा है, बहुत जल्दी सारी चीज़ें आपको अपडेट मिल जाएंगी जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। आर ओ और जो आपका 25 का पीसीएस होने वाला है, उसमें जो नया अपडेट करंट अफेयर का पैटर्न, उस पे सारी चीज़ों पे काम चल रहा है। अपने साथी तक शेयर कीजिएगा और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। एक यहाँ पे छोटा सवाल देखिएगा, क्या कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो सीधा-सीधा देखिए 12 जुलाई, 15, 11 या 9 जुलाई। तो विश्व जनसंख्या दिवस की अगर आप बात करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है, ये कब मनाया जाता है? तो ध्यान देंगे, ये मनाया जाता है 11 जुलाई को, ठीक है? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। अच्छा, एक ही जो अभी रिसेंट के एग्ज़ाम में हमने नोटिस किया, अगर आपको भी ध्यान अगर दिए होंगे, जो दिवस पूछ रहा है जनरली, ठीक है? तो मोस्ट ऑफ उस दिवस में ना, जो राष्ट्रीय स्तर के नहीं, विश्व स्तर के, आपको विश्व स्तर का ही जो है ना, अभी पीसीएस वाले में भी विश्व मधुमेह या फिर विश्व स्तर का टीबी, जो भी है, मतलब विश्व स्तर का आपसे पूछ रहा है, और उसके साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय, मतलब इस तरह का नाम देखें। जनरली जो अब राष्ट्रीय स्तर का है, लगभग-लगभग सबको याद हो चुका है कि ये दिवस मनाया जाता है। उससे थोड़ा हट के अब उस वाले पैटर्न पे जा रहा है, तो जो आपका ये दिवस है, कहने का मतलब ये है, तो आप ध्यान दीजिएगा, जो विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, उसको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा, 40 नंबर फिर से आपका उसी पैटर्न पे, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आबादी वाले 5 जिलों का अवरोही क्रम आपको बताना है। तो इस तरीके से जो सेंसस और डेटा का आपका पूरा एक है, आपको अच्छे से जब तैयार करेंगे तभी जाकर आपका यहाँ पे प्रश्न बन पाएगा। ऑप्शन देखिएगा, कह रहा है प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ, इसी को 5 में अरेंज किया हुआ है। आप एक बार फटाफट से बी देखिए, ऑप्शन सी देखिए कौन-कौन सा है, और डी देखिए। थोड़ा-सा कुछ सेकंड का समय लीजिए और अपने आप से मिला के देखिए कौन-सा आपका सेट बैठ रहा है, ठीक है? इसमें होता ये है कि जो आपका सबसे कम और सबसे ज़्यादा अगर उसको अंदाज़ा लगा लेते हैं, उस हिसाब से आपको ऑप्शन एलिमिनेट किया था। सारा का सारा अगर सेट करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फटाफट से एक अंदाज़ा रहे कि सबसे कम इसका होगा, सबसे ज़्यादा इसका होगा, ठीक है? तो इस हिसाब से अगर देखें, इसका जो सही उत्तर होगा, 5 जिलों का जो अवरोही क्रम है, ये ऑप्शन ए होगा, ठीक है? प्रयागराज, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ, ठीक है? ये आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है? प्रयागराज की जनसंख्या, उसके मुरादाबाद, है ना? इस तरीके से सर्वाधिक आबादी वाले जो 5 ज़िले आपके हैं, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न देखिएगा फिर इसी तरीके से, 41 नंबर, कह रहा है सबसे कम आबादी वाले निम्नलिखित जिलों का आरोही क्रम। वहाँ पे अवरोही क्रम पूछा था, यहाँ पे आरोही क्रम पूछ रहा है। और क्या कह रहा है, सबसे कम आबादी वाले। फिर से देखिए इसमें कौन-कौन से जिला दिया हुआ है, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर, चित्रकूट, महोबा। ठीक है, इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना? तो आपको इस तरह का प्रश्नों की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है अपडेटेड पैटर्न के अनुसार। तो यहाँ पे देखेंगे कौन-सा ऑप्शन सही होगा, आप एक बार फिर से सारे ऑप्शंस को देखिएगा, कौन-सा सेट बैठ रहा है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा आपका 41 का बी होगा। महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर, ये जो आपका है, क्या है? जिलों का एक क्रम है, जो सबसे कम आबादी वाले हैं, इस तरीके से, ठीक है? सबसे कम और सबसे ज़्यादा क्रम में आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, क्लियर हो गया ना ये वाला? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से इसी तरीके का एक प्रश्न, 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, 42 नंबर प्रश्न कह रहा है
की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक पुरुष आबादी वाले जिलों का अवरोही क्रम क्या है? उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक पुरुष आबादी वाले जिलों का अवरोही क्रम। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आपने देखा होगा प्रश्न संख्या 42 में ऑप्शन क्या है? प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर नगर और लखनऊ। इन्हीं सब में फिर से अरेंज करना है और अरेंज करके आपको बताना है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 42 के यहाँ पे भी जो सही उत्तर होगा फिर से वही होगा। अ, आबादी वाले में, पुरुष वाले में भी वही प्रयागराज, फिर मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर नगर और लखनऊ। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पे सही उत्तर होगा कि प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर नगर और लखनऊ। ये पुरुष के मामले में सर्वाधिक आबादी वाले जिलों का क्या है? अवरोही क्रम है। ठीक, आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिएगा फिर से 43 नंबर क्या कह रहा है? 11 की जनगणना के अनुसार, अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक महिला आबादी वाले जिलों का, अब ये पूछ रहा है सॉरी आरोही क्रम। ठीक है, वहाँ अवरोही था, ये आरोही क्रम पूछ रहा है। फिर से आप यहाँ पे अरेंज कीजिए, वही सब जिले दिए हुए हैं। जिले का नाम आप एक बार देखिए, BCD, फटाफट से अरेंज कीजिए। तो फिर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कौन सा। और देखिएगा, टेस्ट सीरीज हो चाहे जो भी चीज़ है, एक बार ये रहता है कि जितने लोग आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, फटाफट से लाइक वाला बटन दबा दीजिए, अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है। शेयर ज़रूर कर दीजिए और अपना फीडबैक जो भी आपको लगे, ठीक है, कमेंट करके एक दो लोगों का जो भी इनका भी आया है, चाहे किसी नोट से रिगार्डिंग हो, चाहे किसी भी चीज़ से हो, वो चीज़ आपको अपडेट कर दी जाएंगी। और हाँ, किस तरीके से आपकी तैयारी चले, चाहे किस में किसी की प्रॉब्लम आ रही है, एक बार जरूर कीजिए, क्योंकि जो अपने एक्सपीरियंस से बन पाता है, अगर सामने वाला आपको कुछ बता रहा है, शायद उससे आपका कुछ बेहतर हो जाए। तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी बात को जरूर रखिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। 43 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए मैं बताता हूँ 43 नंबर का सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन बी होगा इसका, लखनऊ, मुरादाबाद, जौनपुर, आजमगढ़, प्रयागराज। ठीक है, क्रम पूछा था उल्टा, इसमें कई लोग कन्फ्यूज हो गए होंगे, है ना, प्रयागराज से ही लगा दिए होंगे, लेकिन प्रयागराज इसमें आपका क्या रहेगा? लास्ट में रहेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44 की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44 देखिएगा, कह रहा है उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ध्यान दीजिए, पहले कह रहा है सही नहीं है। ठीक है, 4 स्टेटमेंट है, अभी अरेंज नहीं करना है, लेकिन चारों स्टेटमेंट दिया हुआ कोई एक गलत होगा, आपको देख के बताना है। पहला मैं बता रीड कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। कह रहा है 2001 से 11 के दौरान प्रदेश की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि लगभग 20.22% रही थी। ठीक, प्रदेश में पुरुष एवं महिला की दशकीय वृद्धि क्रमशः 19.31 और 21.23% रही थी। जो सी कह रहा है कि जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है, उसकी दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का 15वां स्थान है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर जो है राष्ट्रीय औसत वृद्धि से कम है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन इसमें बताना है आपको है कौन सा सही है। 3 सही है, ठीक, इसमें कोई गलत है। प्रश्न संख्या 44, तो इसका जो सही उत्तर होगा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी वाला आपका गलत है। इसमें कह रहा है उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या दर रही है, कह रहा है कि राष्ट्रीय वृद्धि दर से कम थी, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर हम आपको डेटा बताएं तो ध्यान दीजिएगा, जो 10 की वृद्धि दर थी उत्तर प्रदेश की जो थी, आप देखेंगे 20.22 थी, और राष्ट्रीय स्तर पे कितनी थी? 17.7। इसका मतलब है कि आप देखेंगे इससे ये अधिक ही है। ठीक है, तो राज्य की क्या थी? अधिक थी, और राष्ट्रीय स्तर पे कम थी। बाकी जो अन्य इसमें स्टेटमेंट है, वो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी अपनी जगह पर सही है। स्टेटमेंट के बाद देख लीजिए, अगर आपको पॉइंट्स नहीं आ रहा है तो इसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। बाकी सही इन्होंने इसको कर दिया कि ये वाला गलत है, तो सही उत्तर गलत ही पूछा था, तो गलत वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न क्या 45। प्रश्न संख्या 45 क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता प्रतिशत है। ठीक है, कुल साक्षरता प्रतिशत उत्तर प्रदेश का पूछा है 67.7%। ठीक है, 77.3, 57 या 80.5। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता आपसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, कुल साक्षरता। तो 45 का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 67.7, 67.7% जो है उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, तो ये कुल साक्षरता दर है। कितना? ये 67.7। तो यहाँ से आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो है राष्ट्रीय औसत दर से कम है, 5.3% कम है, यानी राष्ट्रीय औसत दर से क्या है? ये कम है। ये 67 कैसे आता है? यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपका पुरुष वाला और महिला वाला। तो पुरुष का जो है उत्तर प्रदेश में आपका अगर देखें साक्षरता, तो ये 77.3% है, और महिला की अगर बात करें तो ये 57.2 है। ठीक, कितना? 57.2। नहीं, जो नीचे के दो ऑप्शन आपके हैं, ये पुरुष वाला, ये मेल वाला है, और ये फीमेल वाला है। ठीक है, इन दोनों का एवरेज अगर निकालें तो ये 67 पॉइंट आपका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। फिर से देखिएगा, साक्षरता क्रम में एक अरेंज करना है। उत्तर प्रदेश की जनगणना के अनुसार 11 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिलों का आरोही क्रम बताइए। ऑप्शन देख लीजिए कौन कौन से पहले जिले हैं इसमें, फिर अरेंज कीजिएगा।
एक बोल दे रहा हूँ, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर। इसी में आप कौन सा आपको अरेंज करना है, किस क्रम में, फटाफट से अपना समय लीजिए और इसको अरेंज करके बताइए कौन सा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पे भी ऑप्शन इसका सही है, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, रामपुर, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर। ये जो है आपका न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों का क्या है, आरोही क्रम है। ठीक है, तो सबसे कम साक्षरता अगर हम देखें तो आपको कहाँ पड़ता है, श्रावस्ती। इससे अगर आपने निकाल पाते, एक पॉइंट भी अगर पता होता तो कर पाते। कई बार क्वेश्चन ये होता है, क्वेश्चन कि हम देख के घबराए थे, अरे नहीं आएगा, लेकिन एक बार थोड़ा सा ध्यान से अगर आप लगाए होते तो न्यूनतम साक्षरता आपको पता है श्रावस्ती में, उसके बाद से बाकी जिले आते हैं, तो वहाँ से आपका एक क्रम सेट बैठ जाता और ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाता। प्रश्न संख्या 47 की अगर हम बात करेंगे, 47 क्या कह उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि 2001 से 11 के दशक में उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता में 15% की वृद्धि हुई है। ठीक है, 11 में सर्वाधिक जो महिला साक्षरता है वो कानपुर नगर में लगभग 75.1% इस जिले में पाई गई। पूछ रहा कौन सा इसमें सही है, आइए ऑप्शन लेते हैं। कह रहा है केवल एक, केवल दो, दोनों, या एक या दो, दोनों नहीं। देखिएगा अब यही पूरा का पूरा आपका आयोग का पैटर्न, इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे लगभग पीसीएस वाले में। अगर बात करिए पीसीएस का 24 वाला, उसमें आपका लगभग लगभग 24 के प्रश्न के आसपास अगर हम देखें, 24 से 25 प्रश्न जो थे, जो उसमें क्या कहते हैं इस तरीके से थे, सिर्फ उसमें करंट अफेयर वाले सेशन में, इतने स्टेटमेंट वाले। ठीक है, तो पैटर्न पे उसको ध्यान में रखते हुए आपको सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं। सही कथन बताना है, बताया आप लोगों ने, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। दोनों दोनों अपनी जगह पर सही है। फटाफट से एक बार देख लीजिए, जिनको वहाँ पे नहीं आ रहा है जो प्रश्न, उसके हिसाब से आप देख लें। तो महिला साक्षरता में जो है वृद्धि कितनी हुई थी, लगभग 15% की वृद्धि हुई थी, बात बिल्कुल सही है। और उस महिला साक्षरता में टॉपर कौन है, कानपुर नगर है, ये भी बात सही है। तो अगर आपको पॉइंट आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो इसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 48वें नगरीय जनसंख्या के सर्वाधिक प्रतिशत वाले 4 अवरोही क्रम है। राज्यों का जो अवरोही क्रम है, नगरीय जनसंख्या पूछ रहा है। अभी एक बार हम लोग कहीं ग्रामीण जनसंख्या देखा था, तो अभी यहाँ पे नगरीय जनसंख्या के बारे में है। तो ऑप्शन देख लीजिए, गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल। और इन्हीं चारों ऑप्शन को आपस में घुमाया फिराया गया है, ए बी सी डी। आप देखिए फटाक से और देख के बताइए कौन सा यहाँ पर सही होगा। ध्यान दीजिएगा, नगरीय जनसंख्या पूछा है, सर्वाधिक प्रतिशत वाले राज्यों का अवरोही क्रम पूछ रहा है। ठीक है, तो 48 का जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, आप ध्यान दीजिएगा, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। गोवा टॉपर है, गोवा के बाद से मिजोरम, तमिलनाडु, केरल। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फैक्ट के रूप में एक सिंपल सा प्रश्न है, संयुक्त जो प्रांत है इसका नाम किस वर्ष उत्तर प्रदेश रखा गया, तो 1947, 50, 1954, 1960। ठीक है, 24 जनवरी को, ठीक है, 24 जनवरी को क्या मनाया था, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और ये कब से स्टार्ट हुआ मनाना, 2017 से मनाना स्टार्ट हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी आया भी है 24 जनवरी, है ना। जो लोग थोड़ा देख रहे हैं, अगर करंट अफेयर भी पढ़ रहे हो तो अपडेट कीजिएगा कि इस बार की जो है उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस की थीम क्या रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए। कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो इसका आप बताइए क्या होगा, 49 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये 1950 को जो है, 24 जनवरी 1950 को ये आपका उत्तर प्रदेश नाम इसका रखा गया था, बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है साथियों कि जनगणना 2011 के अनुसार कुल साक्षरता दर जो है नगरीकरण के स्तर की दृष्टि से भारत के दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है। ठीक, तो देखिएगा तमिलनाडु, मिजोरम, नागालैंड या गुजरात। फिर से समझिएगा, कुल साक्षरता दर और नगरीकरण के स्तर से भारत में दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर नहीं पूछ रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को पढ़ते समय थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होइएगा तो प्रश्न आता हुआ भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे द्वितीय स्थान पे अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा द्वितीय स्थान पर कौन है, ऑप्शन हमने आपको बता दिया था, 50 का हो जाएगा बी, मिजोरम। ठीक है, इस मामले में दूसरा स्थान पर कौन सा है, मिजोरम है। और पहले स्थान की मैं बता दूं, पहले स्थान पर कौन है, तो इस मामले में कौन सा है आपका, केरल। ठीक है, केरल जो है ना, ना ये शिक्षा के क्षेत्र में पहले पर है, और ये नगरीकरण के मामले में अगर देखेंगे तो केरल चौथे पर आ जाएगा। ठीक है, और अगर साक्षरता की दृष्टि से 5 राज्यों में टॉप पर बात करें नगरीकरण में, ठीक है, नगरीकरण में पहले पे की बात करेंगे तो गोवा। अभी ऊपर वाले ऑप्शन हमने देखा गोवा, मिजोरम। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें, इस वाले क्वेश्चन में हमने गोवा किया था, मिजोरम तो दूसरा वाला आपका ये क्या है, नगरीय जनसंख्या में मिजोरम ही है।
है ना। अब गोवा पहले पर, तो यहाँ पे दूसरा वाला ही पूछा था, बी आपका सही उत्तर मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 51 नंबर, भारत में नगरीय विस्तार निम्नलिखित में से किसका प्लेटफॉर्म है? ठीक है, औद्योगिक विकास का, आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास का, परिष्कृत आय अवसरों का निर्माण, उपयुक्त सभी का। तो 51 का फटाफट से सही उत्तर बताइए कौन सा होगा, प्रश्न संख्या 51 का, है ना। सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे सही उत्तर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। ठीक है, भारत में नगरीय विस्तार का किसका प्लेटफॉर्म है? तीनों का प्लेटफॉर्म है, तीनों को तीनों आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 52। ठीक है, निम्नलिखित में से राज्यों में से किसमें नगरीकरण का स्तर जो है निम्नतम है? तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार या नागालैंड। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 52 का, जो है नगरीकरण का स्तर जो है निम्नतम, यानी अर्बनाइजेशन सबसे लो पर है। तो नो डाउट आपका ऑप्शन सी बिहार यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक 52 प्रश्न हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे हैं, क्वेश्चन नंबर 53। ये भी उसी तरीके का है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने वाला। तो ध्यान से पढ़िएगा, 4 इधर स्टेटमेंट है और आपको इधर मिलान करना है, तो उसी डेटा से संबंधित है ये। पहला कह रहा है कि सर्वाधिक शहरीकृत राज्य, अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य, अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। ठीक है, तो यहाँ से आपके 3-4 पॉइंट वन लाइनर तैयार हो जाएंगे। तो दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा। ऑप्शन मैच करना है, मैं आपको ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा। ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे क्या क्या है ना। तो ये 4 आपके पास ऑप्शन है कोड का, ए बी सी डी करके कैसे मिलान होगा। यहाँ पर अगर आप एक बार देख लें कि पहले का बी का सी का किससे मिलेगा, तो आप आंसर आप अच्छे से मिला पाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब मिलाइएगा यहाँ से आंसर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सर्वाधिक शहरीकृत जो राज्य होगा ये, ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका हाँ शहरीकृत राज्य, तो ये आपका हो जाएगा गोवा, ए का चौथा होगा। ठीक है, और उसके बाद से अधिकतम शहरी वाला जो आबादी, शहरी आबादी पूछ रहा है ना, तो वो राज्य आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, तो ये आपका तीसरा हो जाएगा, बी का तीसरा, ए का चौथा, बी का तीसरा। अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अगर आप बात करेंगे तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, या फिर केंद्र शासित प्रदेश अगर इस तरह का कह रहा है तो ध्यान आपको चला जाना चाहिए, कौन सा हो जाएगा, नई दिल्ली। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अब इस तरीके से अगर ऑप्शन मिला है तो ए का चौथा और बी का तीसरा, तो ए का चौथा, बी का तीसरा और पहले सी का आपका पहला आ रहा था, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर बैठेगा। ठीक, तो देखिए इस तरह का अगर ऑप्शन में आपको नहीं भी अगर वो रहता, जैसे ये वाला पूछा है, अगर मान लीजिए जैसे अब जनसंख्या घनत्व वाला राज्य केंद्र, थोड़ा सा अगर आप हिंट लगाते हैं, मतलब इस तरीके से कि अगर इसमें दे रहा है केंद्र शासित प्रदेश का नाम लिया है, इन 4 ऑप्शन में अलग है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये दिल्ली ही होगा। ठीक है, और इसका पहला आपका ये हो जाएगा, बी का सी, और ये डी का आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 54 नंबर 54। कह रहा है कि जनसंख्या की जो प्राकृतिक वृद्धि है वो किसका परिणाम है? तो अशोधित जन्म दर, मृत्यु दर, अशोधित विवाह प्रजनन, इसमें किसका जो है परिणाम है? कूट आपके पास दिया हो 1 2 1 2 3 4। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 54 का फटाफट से आंसर बताइएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा साथियों, है ना, ऑप्शन सी। इसमें अगर आप बात करें, केवल 1 और 2 जो है इसमें आपका इसका परिणाम है। जैसे जिनसे जो प्राकृतिक वृद्धि है उसमें विवाह और प्रजनन है, ये इसकी प्राकृतिक वृद्धि में नहीं आता है। विवाह और प्रजनन जो है जनसंख्या की जो प्राकृतिक वृद्धि कारण है, इसमें ये नहीं आता है। तो सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? पहला है और दूसरा। ठीक है, तो 1 और 2 आपका सही उत्तर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न जो है फैक्ट के रूप में एकदम फैक्चुअल है, 55 नंबर। जनसंख्या का जो 2011 का अंतिम आंकड़ा है, ठीक, उसके अनुसार भारत में लिंग अनुपात है, तो कितना लिंग अनुपात है? लिंग अनुपात डायरेक्ट आपको फैक्ट के तौर पे पता होगा। ऑप्शन देख लीजिए, 40, 900, 43, 45 या 900। ये पर 1000 पे इसको बताया जाता है। तो ये आपका कितना है? फटाफट से अगर उत्तर देंगे आपका 55 नंबर का, ये आपका सही उत्तर कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी 943 की अगर हम बात करें यहाँ पे, बी वाला, तो ये क्या है? भारत का लिंगानुपात है। ठीक, क्या है? भारत का लिंगानुपात है, और ये आप जानते हैं पर 1000 पे इसको काउंट किया जाता है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा 943। अभी कुछ देर पहले हमने शिशु लिंगानुपात की बात की, ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि जो चाइल्ड वाला है सेक्स रेशियो वो कितना है ना, आप कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 56। इसमें क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 56 में कि वही 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्यों का आरोही क्रम। ध्यान दीजिएगा, आपको कई बार सिर्फ जनसंख्या की दृष्टि से पूछ तो लिया,
अब यहाँ पे कई बार लोग गलत करते हैं कि इसमें जो क्रम रहता है आरोही अवरोही दोनों दिया रहता है, जो सामने दिखता है फटाक से आंसर लगा देते हैं, लेकिन नहीं, इसको ध्यान देना है कि आपको आरोही पूछ रहा है कि अवरोही पूछ रहा है। तो प्रश्न संख्या 56 में अगर आप बात करें, ऑप्शन कौन कौन से स्टेट का है, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसमें जो आरोही क्रम इसका क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश क्या होगा, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इस तरह के ऑप्शन ऑप्शन सी सही होगा। सबसे ज़्यादा इसमें अगर पॉपुलेशन देखें, जनसंख्या एक देश के टॉप में, तो उत्तर प्रदेश है, फिर उसके बाद आपका इसमें महाराष्ट्र और बिहार। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी उत्तर क्या होगा आपका सही हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, 57वां जनगणना 2001 और 11 के मध्य जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। तो ऑप्शन है गोवा, केरल, कर्नाटक और नागालैंड। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो क्या कह रहा है, गोवा, केरल, कर्नाटक और नागालैंड। फटाफट उत्तर बताएगा। इसमें कह रहा है कि नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है, आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 58। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आप ध्यान देंगे, ऑप्शन डी। ठीक है, नागालैंड। यहाँ पे जो है इस समय जो जनगणना में वृद्धि देखी गई थी 0.6 का नेगेटिवली, इसमें वो देखा गया था वृद्धि दर। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, एक फैक्ट के तौर पे ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इस तरह के फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। जब इस तरह का प्रश्न कभी आता है तो लोग कहते हैं अरे नहीं फैक्चुअल हो गया था ये वो, लेकिन कुछ इस तरह के डेटा है जो आपको मतलब ना एक्सेप्शनल आपको उसमें आता है अगर रिजल्ट, तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58 की, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घकालिक जो काल अवधि है उसमें घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, जननांगीय संक्रमण, जनसंख्या विस्फोट, जननांगीय गत्यात्मकता, जननांगीय रूपांतरण। इतनी सारी चीज़ें हैं। तो क्या होगा इसका सही उत्तर, 58 का आप देखेंगे अगर, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जननांगीय संक्रमण। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जो होता है क्या है, जो दीर्घकाल में परिवर्तन होता है उसके अलग अलग उसमें क्या कहते हैं सिद्धांत है। उसमें जो जननांगीय संक्रमण है इसका अगर हम बात करें तो इसके 4 चरण होते हैं। ठीक है, जननांगीय संक्रमण के 4 चरण होते हैं जो अलग अलग फेज है। जैसे एक में पहला में क्या होता है कि मतलब प्रथम चरण में अगर देखें तो उच्च जन्म दर भी होती है, उच्च मृत्यु दर होती है। तो चारों चारों अगर आप इसके जो पॉइंट है वो आप एक बार जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट रहते हैं, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न संख्या 59। इसमें क्या रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, तो अब देखिए इस तरह का प्रश्न भी रहते हैं। तो पहला है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, है ना। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा 59 का, है ना। 59 का सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है आप देखेंगे इस राज्य में सर्वाधिक है अनुसूचित जातियों की संख्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, बदलते पैटर्न के अनुसार आपको आर ओ है ना, और यूपीपीसीएस का जो मेन जो एक प्रीलिम्स का कीवर्ड अगर मैं कहूँ पास करने का, तो वो है आपका प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस पे जितना करेंगे उतना ही आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। प्रैक्टिस किस तरीके से कि आप प्रश्नों को टॉपिक पढ़िए, पहली चीज़ तो उस टॉपिक को पढ़िए, नहीं पढ़ रखा है तो अगर ज़्यादा दिन होगा तो उसको रिवाइज़ कीजिए, तब कीजिए। पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए तब जा करेंगे। और जो गलत पॉइंट हो रहा है उसको आप एक ऐसे वर्कशीट लीजिए, वहाँ नोट डाउन करते रहिए। कोई टेस्ट सीरीज लगा रहा है उसको कैसे करना है ना। तो इस तरह की चीज़ें करेंगे तब जाकर आपका कुछ एक बेहतर आउटपुट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 60 नंबर, भारत में जननांगीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष क्या है। ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो 21, 1947, 51 और 1982। आप सबको ये अच्छे से तैयार होगा कि ये कौन सा है। ये विभाजन का वर्ष जो है आप देखेंगे 1921 है। ठीक है, इसमें क्या था, ये जो है जननांगीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष माना जाता है इसमें, क्योंकि एकमात्र जो ऐसा वर्ष था जब जनसंख्या वृद्धि में क्या देखी गई थी, कमी देखी गई थी। और 1921 के बाद से अगर हम देखें तो लगातार क्या हुई है, उसमें वृद्धि रही है। तो ये एक अपने आप में एक एक्सेप्शनल रहा है। तो 1921 आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। 61 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। अब ध्यान दीजिएगा प्रश्न किस तरीके से कि राज्य है वो, उसका लिंगानुपात राष्ट्रीय स्तर से ऊपर है। ठीक, तो इसमें जो ऑप्शन है आपके पास गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये ऑप्शन जो है प्रश्न इसका उत्तर मैं आपको एक बार पहले दे चुका हूँ इसी प्रश्न में, जो आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ था। तो अगर आप आंसर पहुंच गए होंगे तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी, झारखंड। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, झारखंड का जो है 949 है आपका
और राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें तो 943 है। कितना है? 943 आपका राष्ट्रीय स्तर का है और 943 झारखंड का है। इस पे क्वेश्चन भी अभी पीछे हमने जो पिछली वाली क्लासेस में बताया था कि इकोनॉमिकल रूप से आप देखें स्ट्रांग होते हुए भी हरियाणा जैसे राज्य का लिंग अनुपात कम रहता है और झारखंड जैसे इस तरह का बैकवर्ड जो इकोनॉमिकल रूप से अगर आप कहें तो उसका ज़्यादा है। तो इसका कारण मीन्स में आपसे एक तरह का प्रश्न इसमें पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्या है? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, झारखंड। आगे बढ़ेंगे साथियों, ध्यान दीजिएगा। 62 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है न्यूनतम है? क्या है? ये न्यूनतम है। तो ध्यान दीजिएगा किसका न्यूनतम है? तो कह रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव, दादर नगर और हवेली। 4 ऑप्शन है, फटाफट सही उत्तर बताइएगा। तो 62 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमने बता रखा था केंद्र शासित प्रदेश में इसका सबसे कम जनसंख्या घनत्व है और यहाँ पर लगभग जो 46 के आसपास ही इसका जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ें, चलिए। एक और चीज़ है, देखिएगा जब आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका जो एग्ज़ाम ओरिएंटेशन है ना, वो थोड़ा-सा आप बार-बार बीच-बीच में जो है पीवाईक्यूज़ देखते रहिएगा। उससे आपको जो पैटर्न है और उसके प्रश्न किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, उसका आपको थोड़ा-सा एक आइडिया लगता रहता है। तो इस तरीके से, है ना, रिवीज़न करने में भी आपको आसानी मिलेगी। ठीक है? आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न 63 देखिएगा ये प्रश्न क्या कह रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? न्यूनतम थी पूछा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल या आंध्र प्रदेश। क्या पूछ रहा है? महिला साक्षरता न्यूनतम की बात पूछ रहा है। प्रश्न संख्या 63 जो है आपको बताना है उत्तर प्रदेश है, राजस्थान, केरल और आंध्र प्रदेश। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथी ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में जो है इसके हिसाब से बहुत कम थी, लेकिन अगर एक ऑप्शन में अगर हम देखें तो उसमें दिया नहीं है बिहार, लेकिन उसमें राजस्थान की अगर हम बात करें यहाँ पे अगर 52% के आसपास थी, है ना? तो बिहार जो है इससे भी कम था, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो हमारा राजस्थान इसे उसमें वहाँ पे जो है 51.5 के आसपास, है ना? जो क्या थी वहाँ पे महिला साक्षरता दर थी। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा? बी सही उत्तर हो जाएगा। देश में अगर हम बात करें मतलब पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, तो यहाँ पर जो महिला साक्षरता है वो आपका, वो है आपका कितना? 64.46% के आसपास ये जो है देश में कुल के ये महिला साक्षरता है। ठीक? अगला ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लगा लीजिएगा, मतलब रैंडमली कह लिए यहाँ से एक प्रश्न बनता है सिर्फ़ इसी पॉइंट से। इकोनॉमी के महत्वपूर्ण ये वक्र हैं, जिन वक्रों पे अगर बात करें तो जैसे कह रहा है बेकर वक्र, ठीक है? लाफर और फिलिप्स, है ना? इस तरह कुछ कर्व हैं और इन कर्व के बारे में, वक्र के बारे में वो बताना है कि क्या इसमें कौन-सा सही है, यानी जो सामने दिया वो बात सही है या नहीं। ठीक है? तो पूछ रहा है कि इस तरीके से ये होगा, क्या कर्व बनता है? पहला कह रहा है बेकर कर्व में प्रजनन तथा आर्थिक विकास के बीच का ये संबंध है। ठीक है? प्रजनन तथा आर्थिक विकास के बीच का संबंध है। और दूसरा कह रहा है लाफर वक्र में आय विषमता का मापन करता है। क्या करता है? आय की जो विषमता है उसकी माप करता है। ठीक है? और एक है फिलिप्स वक्र, ये कह रहा है मुद्रास्फीति और रोजगार के बीच जो है संबंधों का विश्लेषण करता है। पूछ रहा है कौन सा इसमें सही है। इस तरह कुछ वक्र और हैं जो हम आपको अगर ध्यान हो तो जो लोग रेगुलर क्लास में उनको शॉर्ट नोट्स जब बता रहे थे, है ना? जो हैंडी टेन शॉर्ट नोट्स रिवीजन वाला बताए थे उसमें सारी चीज़ें हम एक जगह मेंशन कर दिए थे। लाफर कर्व, फिलिप्स वक्र, है ना? और कुज़नेट वक्र, सारे के सारे जो इकोनॉमिक वक्र थे वो बताया भी था, वहाँ से एक प्रश्न बनता है। तो बताइए इसमें कौन-सा आपका सही बनेगा? तीनों के तीनों सही है या 1-2, 1-3 कौन-सा इसमें आपका सही बन रहा है? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो सही आपको बन रहा है वो ऑप्शन 1 और 3। ठीक है? 1 और 3 जो सही बन रहा है, पहला अपने आप में सही है कि प्रजनन तथा आर्थिक विकास के बीच संबंध बनता है और इसका जो ग्राफ बनता है, वो जो है उल्टे यू आकार का बनता है। कैसा बनता है? उल्टा यू आकार का बनता है ये ग्राफ इसका। लाफर वक्र की बात करें तो ये आय की विषमता के बारे में बात नहीं करता है। ठीक है? ये किसके बारे में बात करता है? तो लाफर वक्र की अगर हम बात करेंगे, तो ये बात करता है, आप देखेंगे राजस्व की प्राप्ति, ठीक है? जो राजस्व उसकी प्राप्ति प्लस जो टैक्स का रेट है ना? टैक्स रेट, टैक्स का दर जो उसके बारे में बात करता है। तो 2 वाला तो आपका गलत हो गया यहाँ पे, दूसरा काट देंगे, बच जाएगा बी ऑप्शन। तीसरा अपने आप में सही है, फिलिप्स वक्र जो है मुद्रास्फीति और रोजगार के दर के बीच में इसका विश्लेषण करता है। ठीक है? बात करेंगे थोड़ा-सा, अगर आपको मैं आइडिया दूँ, तो देखेंगे कि क्या कहते हैं, फिलिप्स कर्व जो है वो आपका कुछ इस तरीके से बनता है। फिलिप्स कर्व अगर देखेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहता है और इधर आपका इन्फ्लेशन रहता है, ठीक? और दूसरा कर्व जो है आपका लाफर जो है वो आपका 1 पॉइंट तक जाता है और वहाँ से फिर ऐसे नीचे आता है ना? तो इस तरीके से सारे कर्व्स हैं। इम्पोर्टेंट रहेगा, एक बार अपने नोट्स में जाइएगा, जो लोग नहीं नोट्स है जिनके पास, वो टेलीग्राम से जाके पिन मैसेज देख लीजिएगा। जीएस सक्सेस मंत्रा का टेलीग्राम चैनल है ना? लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाएँगे तो वहाँ पिन्ड मैसेज है,
वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको अगर आप पढ़ते हैं तो आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें रिवीजन हो जाएंगी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है 65, ग्रेट डिप्रेशन मंदी किस वर्ष हुआ था? तो फटाफट से बताइए, डायरेक्ट ईयर पूछा है, 1927, 28 या 29 या 30। ठीक है, फटाफट से आंसर बताइए। ये जो है इसमें हुआ क्या था? ये मार्केट क्रैश की घटना थी, तो लगभग ये 1929 का ये डेट है। इसमें जो है अ, जो आप देखिए एक विश्व स्तर पर सबसे खराब मंदी थी, जो लगभग 1929 से लेके, है ना, ये 1939 तक चली थी। इसमें क्या हुआ था? ये स्टॉक मार्केट जो क्रैश हुई थी, जिसके बाद से वॉल स्ट्रीट और बाकी अन्य चीज़ों में मतलब बहुत सारा एक जो निवेशक थे उनका पैसा डूब गया था और बहुत भारी लेवल पे ये था मंदी। तो ग्रेट डिप्रेशन मंदी का ईयर आप देखेंगे 1929। ठीक, आगे बढ़िएगा, फिर से एक स्टेटमेंट वाला बढ़िया सा प्रश्न। ठीक, कह रहा है 66 नंबर, किस सैद्धांतिक जो रूप में यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किसी एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है? ठीक है, ऑप्शन है कि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, डी कह रहा है कि प्रति व्यक्ति सकल जो राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि है। फटाफट से बताइए कि इसको ध्यान में नहीं रखा जाता है। ऑप्शन चारों मैंने आपके पास रीड कर दिए, फटाफट से आप अपना आंसर टिक कीजिए। तो प्रश्न संख्या 66 जो है, इसमें किसको उस समय की करते समय नहीं रखा है? तो ऑप्शन बी होगा, जो विश्व बैंक से वित्तीय सहायता के रूप में वृद्धि ली जाती है, उसको जो है सैद्धांतिक रूप से अगर आप बात करें तो उसके विकास में इसकी कल्पना नहीं की जाती है। आर्थिक विकास में अगर आप बात करें तो जीडीपी, जीएनपी, है ना, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। तो ये आपका बी आपका सही उत्तर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न का 67 क्या कह रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है सर्वप्रथम किसने जो है अभिनिश्चित किया कि 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यानी सिंपल से पूछ रहा है कि जो पर कैपिटा इनकम है ना, पीसीआई, उसको 20 रुपये किसने कैलकुलेट की थी? ईयर बता दिया है। तो ऑप्शन है कि जो एमजी रनाडे थे उन्होंने, आश्रित दत्त ने, सर डब्ल्यू हंटर ने, दादा भाई नौरोजी ने। सही उत्तर क्या होगा? आप सबको ये चीज़ पता होनी चाहिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। 67 नंबर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने इस चीज़ को किया था। इनके बारे में चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने जो उस समय रुपए का आकलन किया था, 20 रुपये इन्होंने आकलन किया था पर कैपिटा इनकम। और के साथ इनका एक बुक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, ध्यान रखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी पुस्तक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार वो चीज़ पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर वर्तमान में बात की जाए तो जो राष्ट्रीय आय है वर्तमान में, उसकी गणना कौन करता है? तो सीएसओ करता है, सेंट्रल स्टैटिक जो ऑफिस है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, उसके द्वारा की जाती है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न 68। 68 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किया जाता है? तो योजना आयोग, वित्त आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, एनएसओ, किसके द्वारा? एनएसओ। तो इसमें जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय आय समंकों का इसमें गणना किया था एनएसओ। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, एनएसओ। ठीक है, इसमें जो इसकी स्थापना की अगर हम बात करें, है ना, तो ये उस टाइम के प्रश्न था, उसमें जिसकी स्थापना जो है ना, जब की गई थी तो उस टाइम इसके द्वारा की गई थी, सीएसओ। ठीक है, बाद में जो है अगर आप बात करें तो वर्तमान में शायद आपका सीएसओ के द्वारा इसको किया जा रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, एनएसओ को मर्ज करके बना दिया गया था। अगला प्रश्न है जो 69 नंबर, ध्यान दीजिएगा, आर्थिक विकास की जो है गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया था। ठीक, महबूबुल हक, अमर्त्य सेन, है ना, ग्रो हार्लेम ब्रेटलैंड, जेम्स टोबिन। ठीक है, तो इसको किसने इस बात के रूप में इसको बनाया था? 69 नंबर है। तो इसको परिभाषित करने का जो है श्रेय जाता है महबूबुल हक को। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कितना नंबर हम लोग कर लिए थे? 69 कर लिए थे। हाँ, गरीबी वाला कर लिया, ये करिए 70 नंबर। देखिए, कह रहे हैं कि वर्तमान में जनसंख्या के जो सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा और जो अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? तो ऑप्शन देखिएगा, आर्थिक वृद्धि, संपोषणीय विकास, आर्थिक विकास या मानव विकास। तो ये आप समझ गए होंगे कि किस चीज़ का है, फटाफट से इसका उत्तर बताइए। 70 नंबर का जो आपका उत्तर होगा, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड संपोषणीय विकास, ऑप्शन बी होगा इसका सही उत्तर। ये जो देखिएगा आप, 1962 में कि जो वैज्ञानिक रहे रचेल कार्सन, इनका नाम पूछा जा चुका है कई बार, रचेल कार्सन, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, साइलेंट स्प्रिंग। क्या? साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक लिखी थी। ये नाम और ये पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है,
तो वो उतने में ये पुस्तक लिखी थी, इनका नाम ध्यान रखिए। और एक जीव वैज्ञानिक है जो पॉल इरलिच इनका नाम है, उनकी पुस्तक है एक द द पॉपुलेशन बम। ठीक है, तो यहाँ से इन सब चीज़ों की अवधारणा का स्टार्ट हुआ था जो बेसिकली चर्चा में आया। लेकिन जो इसका अगर बेसिकली ओरिजिन देखें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये बर्टलैंड की रिपोर्ट है ना, 1987 की, 1987 की अगर आप देखें, एक बर्टलैंड रिपोर्ट है, आयु की रिपोर्ट। उसमें एक क्या कहते हैं, हमारा साझा फ्यूचर करके, साझा भविष्य करके उसमें एक थी। उसी के साथ जो ये मॉडल पूरा निकल के सामने आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, तो बी आंसर रहेगा। बाकी जो इसका अन्य चीज़ बताएं आपको ध्यान में रखना है। अगला 71 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्रॉपिंग पैटर्न को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारकों में शामिल नहीं है? तो मिट्टी की गुणवत्ता, जलवायु की दशा, वर्षा की मात्रा, भूमि स्वामित्व धारिता। इतनी सारी चीज़ें हैं, फटाफट से आंसर बताइए कौन सा होगा 71 नंबर का। तो इसका सही उत्तर होगा भूमि की जो स्वामित्व धारिता है, ये इस चीज़ को डिफाइन, मतलब उसमें शामिल ये नहीं है, क्रॉप पैटर्न को डिफाइन नहीं करेगा, डिफाइन नहीं करेगा। मिट्टी की गुणवत्ता, जलवायु की दशा, वर्षा का, सब के सब क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न को प्रभावित करेंगे। अगला प्रश्न है 72 नंबर, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि नई पोषक जो तत्व है आधारित सब्सिडी योजना प्रभावी हुई थी कब से? 10, 11, 12, 9। ईयर डायरेक्ट पूछा हुआ फैक्ट के रूप में। अब यहाँ से फैक्ट आगे अगर पूछ सकता है तो ध्यान दीजिएगा। उसमें जो आपको मैच करने के 4 ईयर करके दे देगा, तो आपको अगर ये फैक्ट तैयार रहेगा तो आगे आपको काम आने वाला है। सही उत्तर इससे क्या हो जाएगा, 72 का आपका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन है 2010 से। ठीक है, जो फॉस्फेट और पोटास उर्वरक है उस पर सब्सिडी की अगर हम बात करेंगे तो ये 1 अप्रैल 2010 से की जा रही है, 1 अप्रैल 2010 से की जा रही है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न, छोटा सा प्रश्न देखिए। आर्थिक नियोजन जो है नीति सूची का विषय है। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती या किसी निर्दिष्ट सूची में नहीं। तो फटाफट देखेंगे प्रश्न संख्या 73, आर्थिक नियोजन जो है ये किसकी सूची में आता है? तो ये 7वीं जो अनुसूची है उसमें ये समवर्ती सूची में आता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में आएगा। ठीक, अगला प्रश्न है 74 नंबर, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा जारी की गई थी तो वर्ष 2010 में, 11, 12 या 13 में? तो इसे भी एक फैक्ट के तौर पे है, फटाफट से ध्यान रखेंगे इसका उत्तर क्या बनेगा। 74 नंबर है, देखिए इसका आंसर बताइए। तो ये जो देखेंगे इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी तो होगा 2011 में। ठीक है, 2011 में यहाँ पे जो है इसका निर्माण किया गया था, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा इसको अधिसूचित किया गया था। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, मिलान वाला, फिर से वही एक ईयर है। ये चारों बैंकों का नाम, औद्योगिक संस्थान जो है स्थापना वर्ष में आपको कई बार बता चुका हूँ, तो मैं चाहूँगा कि इसका उत्तर आप सही सही दें, फटाफट से देखिएगा। IFCI, ठीक है, IFCI। उसके बाद से इसका स्थापना आई, जो IDBI, IIBI है ना, SIDBI, ये सारे के सारे जो आपके यहाँ पे संस्थान है, इसको आप अगर आप देखें तो इसका आपका ईयर बताना है, किस किस में ये कौन सा हुआ था। मैच कीजिए और यहाँ पे ऑप्शन है उसको देखिए, पहले एक बार ध्यान से देखिए कौन किससे मिलेगा। पहला ABC किससे मैच होगा, ऑप्शन देखिए, कुछ आइडिया लगा, है ना। इसका जो आपका सही उत्तर होगा मैं बता दूं, 75 का आपका ऑप्शन सी बैठेगा। सी पे कर बैठा तो पहले का जो है आपका जो है बन रहा है क्या कहते हैं, ए का दूसरा, तो ए का दूसरा आपका बना, है ना। बी का पहला बन रहा है, और आप देखेंगे जिसके साथ साथ सी, सी का आपका कौन सा बन रहा है, चौथा, और डी का तीसरा। इस तरीके से ईयर है ना। इसमें नाम मैं आपको अलग से कुछ इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से कि कौन कौन सा किसका क्या बन रहा है। तो उसमें देखेंगे एक है IFCI, इसका आपका 1948 से 1948। ICICI अगर बात करें, एक और संस्था, इसका ध्यान दीजिएगा 1955 में। ये IDB जो है, IDBI का, इसका आप अगर आप देखें 1964 है। ठीक है, किस तरीके से रहेगा, सारा सारा शॉर्ट नोट्स में बता दिए। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न 76 नंबर, ध्यान दीजिएगा। सूक्ष्म लघु मध्यम जो उद्यम विकास उसका अधिनियम कब पारित किया गया था? 2005, 6, 7, 8, फटाफट से बताइए कब पारित किया गया था। तो 76 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, 76 का ऑप्शन बी, 2006 में इसको पारित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन 77 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? औद्योगिक प्रदेश, देश। तो यहाँ पे देखिएगा कौन सा सुमेलित नहीं है, ध्यान से देखिएगा। पहला रण जो है जर्मनी, दक्षिण का जो आप देखेंगे न्यू इंग्लैंड जो है आपका यूनाइटेड किंगडम, पो घाटी इटली, कांटो का मैदान जापान। तो यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो दो रण का क्षेत्र जर्मनी के एक औद्योगिक क्षेत्र है। ये चीज़ थी कि आपका न्यू जो दक्षिणी न्यू इंग्लैंड है, ये आपका जो है यूनाइटेड किंगडम दिखा रहा है यहाँ पे। ये जो है यूनाइटेड किंगडम नहीं, ये आपका USA का एक क्षेत्र है। किसका? USA का एक क्षेत्र है, तो बी वाला आपका गलत हो जा रहा है।
है ना? और गलती में बताना थोड़ी सी हो गया। पो घाटी आपकी इटली में, कांटो का मैदान आपका जापान में, ये चीज़ अपने आप में सही है। ठीक, पहला सही है, तीसरा सही है और डी सही है। गलत क्या है? दक्षिण न्यू इंग्लैंड आपका यूएस यूनाइटेड ना होके कहाँ पे? यूएसए में। ये पॉइंट ध्यान रखना है, यही हमको बताना है, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न जो है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो उद्योग का नाम है केंद्र। मिट्टी खिलौने आगरा, टार्च निर्माण आपका लखनऊ, है ना? पीतल की मूर्तियाँ मथुरा, बेंत की जो छड़ियाँ हैं आगरा और मेरठ, इसमें कौन एक सुमेलित नहीं है? स्कूटर उद्योग में अगर आप बात करेंगे, है ना? 78 का आप देखेंगे तो आपका डी सही उत्तर बनेगा। ये आपका बेंत की छड़ियाँ जो है आगरा और मेरठ में, इस चीज़ का नहीं है। ये आपका कहाँ पर बेंत की छड़ी अगर बात करें तो आपका ये बनता है बरेली में। ठीक है, बरेली से संबंधित है। ठीक, तो बाकी 3 जो है आपका ये सही है अपने आप में, इनको भी तैयार रखिएगा। बेंत की छड़ियाँ 20 या बस बेंत की छड़ियाँ बरेली याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिएगा साथियों, देखिएगा यहाँ तक आज के सेशन में इतना ही। इसके आगे फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना? 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जैसे आर के एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आपको हमने बता दिया जो आपका आरक्षित डे है वहीं पे होना है। तो फर्दर आप अपनी तैयारी को उसी को मान के अच्छे से तैयार कीजिए। पीसीएस वाला जो है मेंस का आप देख ही रहे हैं, अगर आपका अच्छा गया है तो आप मेंस में लगिए, है ना? उसके लिए प्रॉपर एक दिन क्लास लेके उसका शेड्यूल बता देते हैं कैसे-कैसे पढ़ना है। 2025 पीसीएस वाले क्या करें, कैसे करें, उसके लिए भी एक सारी चीज़ें लेकर आएँगे। बाकी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग करंट अफेयर्स के लिए फटाफट से जुड़िएगा। जो भी क्लास है उस क्लास को अच्छे से कीजिए। एक मंथली मैगज़ीन जो भी फॉलो करना है कीजिए। हम यहाँ पे आपको क्रॉनिकल मैगज़ीन चला रहे हैं, तो वो चीज़ अगर आप करना चाहें तो कीजिए यहाँ से, है ना? लेकिन ये रहेगा करंट अफेयर के लिए मंथली मैगज़ीन फॉलो कीजिए। एमसीक्यू क्लासेज़ हैं उसको भी अच्छे से कीजिए। ये सब सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी, ठीक है? पीडीएफ वगैरह के लिए आप टेलीग्राम से जॉइन कर लीजिएगा और फीडबैक देते रहिएगा, जो भी आपका रहेगा। उससे ये पता चलता है कि आप कितने इन्वॉल्व हैं क्लास में, क्या है, कैसे चीज़ें आगे कंप्लीट करनी है, ठीक है? तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।